हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश मंडल, आपके एडुकेटर। आप सभी को एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पाठशाला द न्यू एरा प्लानिंग पे स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो है लॉजिकल वेन डायग्राम ऑफ सम स्पेशल स्टेटमेंट। और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के जो कंटेंट है वो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। ओनली ए फ्यू, ऑल नॉट, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट है जो मार्केट में अभी बहुत ट्रेंडिंग में है, बट हम लोग उसका मीनिंग जो बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते। आज इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद ओनली और ओनली अ फ्यू को लेकर कोई कन्फ्यूजन आप लोगों के अंदर नहीं रहेगा। आज हम लोग सब मिलकर ओनली और ओनली अ फ्यू को आज क्लियर करेंगे ही करेंगे। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी आगे बढ़िए और ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट आज हम लोग क्लियर करते हैं, करके ही छोड़ेंगे। बट हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस पार्ट का जो वीडियो है वो आप ज़रूर देखें, नहीं तो इस पार्ट को आप समझ नहीं पाओगे। ये सिलोगिज्म्स के सेकेंड पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। उस वीडियो का आप पहले कंटिन्यू करिए, उसके बाद आप पार्ट 2 को कंटिन्यू करिए। पहले उसे आप कंप्लीट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आज का जो पढ़ाई होगा वो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। उस वीडियो मतलब प्रीवियस वीडियो का लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस वीडियो के लिंक के थ्रू भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। एक बार उसे कंप्लीट कर लो, फिर इस पार्ट को कंटिन्यू करो। और अगर आप सिर्फ ओनली और ओनली अ फ्यू को लेकर परेशान हैं तो आप इस वीडियो को भी कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी दिक्कत होगा, अगर पूरा वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहा तो आप कमेंट सेक्शन पे बताओ, या तो मुझे इंटरेक्ट करो, हम आपका जवाब देंगे। क्लियर? बट आई थिंक कोई कन्फ्यूजन्स आपके अंदर नहीं रहेगा। अपने आप पर कम से कम इतना भरोसा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो को एकदम एंड तक अच्छे से देखो, जो भी एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं उसे अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। बस इतना ही। तो चलिए पेन पेपर लेकर रेडी हो जाइए और मेरे साथ आगे बढ़िए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो स्लाइड आपके सामने दिखाई दे रहा है वो क्या है? लॉजिकल डायग्राम ऑफ सम स्पेशल स्टेटमेंट। और सबसे पहला पॉइंट है, देखिए, ओनली ए इज बी को लेकर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ओनली ए इज बी का पहले वर्बल मीनिंग समझने की कोशिश करिए। वर्बल इसका मीनिंग क्या है? ओनली ए इज बी, सिर्फ ए का ही हिस्सा होगा बी, सिर्फ ए का ही हिस्सा होगा बी। दैट मीन्स बी किसी और का हिस्सा नहीं होगा। मतलब बी अगर किसी का हिस्सा है तो सिर्फ ए का ही हिस्सा होगा, बी किसी और का हिस्सा नहीं होगा। वर्बली तो समझ में आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहां पर डिस्कशन करने के लिए ये पिक्चर यहां पर क्यों लाए? देखिए, पता चल रहा है कि ये क्या पिक्चर है यहां पर, इसके साथ क्या मतलब क्या रिलेशन है, क्या संबंध है ओनली एज बी के साथ? संबंध तो है, इसीलिए इस पिक्चर को हम यहाँ पर लाए हैं, है कि नहीं? यहाँ पर इसलिए रखे क्योंकि ये जस्टिफाइड पिक्चर है। यहाँ पर इस कंसेप्ट के साथ, ओनली के कंसेप्ट के साथ इस पिक्चर का भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है? पिक्चर देख के आपको क्या लग रहा है कि किसका पिक्चर है? कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। अभी तो हम बता देते, ये पिक्चर जो है ना, यहाँ पर ये हो गया पिक्चर के हीरो, ये हो गया बॉयफ्रेंड। अब ऐसे बॉयफ्रेंड थोड़ा मतलब पॉजिटिव बॉयफ्रेंड है कि नहीं? बॉयफ्रेंड या हो या गर्लफ्रेंड हो, थोड़ा पॉजिटिव ही होते हैं, है कि नहीं? सब मतलब मेरा है, मेरा गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, तो थोड़ा पॉजिटिव तो ऑलरेडी इस रिलेशन में आ ही जाता है कि नहीं? पॉजिटिवनेस
कोई बात नहीं, ये बॉयफ्रेंड है, ये उनके गर्लफ्रेंड है। अब देखो बॉयफ्रेंड क्या किए, गर्लफ्रेंड को पूरा एकदम पकड़ के रखे, प्यार कर रहे हैं। मतलब बॉयफ्रेंड यहाँ पर ये बोलना चाह रहे कि तुम सिर्फ मेरी हो, है कि नहीं, किसी और की हो ही नहीं सकती। मतलब वो सुनील शेट्टी का जो डायलॉग था ना, वो क्या था, धड़कन में जो डायलॉग था कि तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और हम तुम्हें भूल जाए कभी हो नहीं सकता, ऐसा कर कुछ डायलॉग था ना, याद तो नहीं है। उस टाइप का ही नेचर समझ लीजिए। जब कोई भी पॉजिटिव बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव होता है तो वो क्या करते हैं, वो गर्लफ्रेंड को थोड़ा सा मतलब प्रोटेक्ट करके रखते हैं। क्यों? इसके पीछे रीज़न ही होता है कि कहीं वो भाग ना जाए। अब भाग ना जाए इसीलिए वो क्या करते हैं, चारों तरफ उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। प्रोटेक्ट करने का मतलब, अगर वो कहीं पर मान लो शॉपिंग मॉल में जा रही है तो वो शॉपिंग मॉल में भी उसके साथ जाते हैं, अगर वो कहीं पर कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं तो वो कोचिंग सेंटर में उसके साथ जाते हैं। मतलब हर जगह पर जहाँ जहाँ पर उसके गर्लफ्रेंड जा रहे हैं वहाँ पर बॉयफ्रेंड भी जा रहा है पीछे पीछे। मतलब चारों तरफ वो घेर के रखेंगे। चारों तरफ अगर घेर के रखेंगे तब ना ये वो बोल पाएंगे कि नहीं वो सिर्फ मेरी ही है। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा छूट दे दिया तो क्या हो गया, कभी भी किसी भी सिचुएशन पे बेवफाई हो सकता है कि नहीं। बात को समझो पहले। अगर पूरा बी को मतलब अपने गर्लफ्रेंड को वो अगर चारों तरफ से घेर कर नहीं रखेगा तो बॉयफ्रेंड ये हिम्मत के साथ कह नहीं पाएगा कि वो सिर्फ मेरी है। कहीं पर भी अगर थोड़ा सा छूट दे दिए तो कोई आकर उठा लेगा, तब वो ये नहीं बोल पाएगा कि वो सिर्फ मेरी ही है। ये अगर उनको रखना है कि वो सिर्फ मेरी मेरी ही रहेगी, अगर ऐसे सिचुएशन पे अगर गर्लफ्रेंड को रखना है तो क्या करना होगा, चारों तरफ से उसे प्रोटेक्ट करके रखना होगा। मतलब पूरा का पूरा गर्लफ्रेंड का पार्ट बॉयफ्रेंड के अंदर आना चाहिए। चारों तरफ कोई भी पार्ट बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरे बात को ठीक से समझो। यहां पर अगर बी का थोड़ा सा पार्ट अगर ए के बाहर आ जाएगा तो बी को बाहर से कोई टच कर लेगा, दूसरा कोई टच कर लेगा। ए ये चीज तभी बोल पाएगा कि बी सिर्फ मेरा ही हिस्सा है, वो तभी बोल पाएगा जब पूरा का पूरा बी का पार्ट ए के अंदर होगा। बी का पूरा पार्ट ए के अंदर जब होगा तभी हम ये कह पाएंगे कि सिर्फ ए का ही हिस्सा है बी, बी किसी और का हिस्सा नहीं हो सकता। बी किसी और का हिस्सा हो ही नहीं सकता। मतलब ओनली ए इज बी का जो डायग्राम होता है, अगर ओनली ए इज बी स्टेटमेंट पर दिया हुआ है, जनरली स्टेटमेंट पर ही देगा, तो स्टेटमेंट पर अगर दिया हुआ है तो उसका डायग्राम क्या ड्रॉ करेंगे, ओनली ए इज बी का डायग्राम होता है ऑल बीज ए। जब हम लोग ऑल बीज ए ड्रॉ करते तभी हम लोग ओनली ए इज बी को जस्टिफाई कर सकते हैं। समझ में आया? ओनली ए इज बी का डायग्राम का मतलब है ऑल बीज ए। जब पूरा का पूरा बी ए के अंदर आएगा तभी हम बोल पाएंगे कि बी सिर्फ ए का ही हिस्सा होगा। आया बात समझ में? सो ओनली ए इज बी का डायग्राम क्या होगा, ऑल बीज ए। क्लियर हो गया? बॉयफ्रेंड अगर गर्लफ्रेंड को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखेगा तभी बॉयफ्रेंड ये बोल पाएंगे कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो सिर्फ मेरी ही है, नहीं तो किसी और का भी हो सकता है। होता ही है कि नहीं? नहीं, उस तरीके से उतना डीपली नहीं सोचना है, ठीक है। हम ऊपर से ही समझाने की कोशिश के तो ऊपर से ही समझो, ज़्यादा डीपली नहीं सोचना है, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा डीप में चले जाते, उतना डीप में नहीं जाना है, बस भावनाओं को समझो ऊपर ऊपर से, ठीक है। ओनली ए इज बी का मतलब समझ में आ गया। सो सिर्फ ए का ही हिस्सा होगा बी, ये तो तब होगा जब पूरा का पूरा बी ए के अंदर रहेगा, तभी हम ये बोल सकते हैं कि बी सिर्फ ए का हिस्सा है, किसी और का हिस्सा नहीं होगा। अब यहां पर एक बात सुन लीजिए, अगर ओनली ए इज बी आपको अगर स्टेटमेंट पर दिया हुआ है और कंक्लूजन पर अगर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट अगर बी को टच करना चाहते तो रेस्ट्रिक्टेड है, वो कभी भी बी को टच नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर मान लो स्टेटमेंट पर दिया ओनली ए इज बी, तो आप डायग्राम क्या ड्रॉ करोगे, ऑल बी इज ए।
अगर कंक्लूजन पे अगर आपको लिखा हुआ है कि क्या, यहां पर मान लो कंक्लूजन में दिया हुआ है सम बी इज सी, मान लो सी यहां पर और भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लो सम ए सी दिया हुआ है, तो आप यहां पर सम ए सी ड्रॉ किए, बट आपको कंक्लूजन में पूछा कि सम बी सी, तो आप यहां पर सीधा इसको गलत कर दोगे, क्योंकि बी को सी टच कर ही नहीं सकता, कोई टच नहीं कर सकता बी को, क्योंकि रिलेशन ओनली ए इज बी का दिया हुआ है, तो बी को कोई और मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट टच कर ही नहीं सकता, स्ट्रिक्टली नॉट, नहीं कर सकते। आ गया बात समझ में? टोटल रेस्ट्रिक्टेड, बी बाकी ऑब्जेक्ट के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि वो सिर्फ ए का ही हिस्सा है। क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक इसके बाद ओनली को लेकर और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कहीं पर अगर कोई और एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं तो उस एक्सप्लेनेशन को आपको नहीं देखनी है। क्लियर हो गया? ओनली एस बी को लेकर आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो डायग्राम होगा ऑल बीज ए, क्योंकि ऑल बीज ए अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तभी हम लोग ओनली ए एस बी को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो डायग्राम होगा ऑल बीज ए, और बस दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि अगर ऑल बीज ए हैं तो बी को कोई और टच नहीं कर सकता। क्लियर टू एवरीवन? हम लोग आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस स्लाइड में क्या है, ओनली अ फ्यू ए इज बी। इससे पहले हम लोग डिस्कशन किए ओनली ए इज बी। एक चीज़ आप लोग नोटिस किए कि इससे पहले ओनली ए इज बी का जब हम लोग एक्सप्लेनेशन देखे उसमें क्या देखे, ऑल बीज ए से हम लोग ओनली ए इज बी को रिप्रेजेंटेशन किए। दैट मीन्स ऑल, सम, सम नॉट और नो, ये जो चार स्टेटमेंट होता है वो बेस स्टेटमेंट होता है, रूट स्टेटमेंट होता है। वही चार स्टेटमेंट के द्वारा हम लोग बाकी जितने भी स्टेटमेंट मार्केट में अवेलेबल होते हैं सबको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, सभी को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। यहां पर भी देखिए कि वही होगा, बट मीनिंग हम लोग को अलग अलग तरीके से लेना होगा। ओनली अ फ्यू ए इज बी स्टेटमेंट को पहले वर्बली अच्छे से पढ़ो, मीनिंग समझने की कोशिश करो, अपने आप पिक्चर आ जाएगा। पिक्चर को लेकर कोई टेंशन नहीं है। यहां पर ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर ओनली अ फ्यू ए इज बी को रिप्रेजेंटेशंस करते समय एक नहीं दो स्टेटमेंट की जरूरत है, क्योंकि ओनली अ फ्यू ए इज बी का जो मीनिंग है वो एक्चुअली दो मतलब दो बेस स्टेटमेंट के द्वारा रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। दो मीनिंग आ जाता है एक साथ एक ही फिगर में। ओनली ऑफ यू ए इज बी मीनिंग समझो पहले, सिर्फ ए का थोड़ा सा पार्ट ही बी होगा। ए का सिर्फ सिर्फ इस वर्ड का इंपॉर्टेंस है, ए का सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ही बी होगा, सिर्फ थोड़ा सा पार्ट। एक काम करते हैं, पहले ओनली को हटा दो। अगर हम ओनली को हटा देते तो बाकी स्टेटमेंट क्या बचा, फ्यू ए इज बी। फ्यू ए इज बी का मतलब क्या है, थोड़ा सा ए बी होगा, दैट मीन्स सम ए इज बी। हाँ या ना बताओ। फ्यू ए इज बी का मतलब क्या है, सम ए इज बी, ए का थोड़ा सा पार्ट बी होगा। कर दिए हम पिक्चर में सम ए इज बी। हम लोग तो पिक्चर बनाना सीख गए हैं, ड्रॉ करना सीख गए हैं ना, तो ये क्या हम ड्रॉ किए हैं, ये सम ए इज बी ड्रॉ किए, मतलब फ्यू ए इज बी ड्रॉ किए। बट इसमें ओनली लगाने से क्या फर्क पड़ता है, स्टेटमेंट पे ओनली दिया है तो इसका मतलब ओनली का मीनिंग भी आपको इसके साथ जोड़ना होगा। क्लियर? बट ओनली यहां पर जोड़ने से क्या चेंजेस होगा, एक एग्जांपल देके पहले समझाते हैं। बात को पहले समझो। हम आपसे किसी से मान लो 10 रुपये उधार लिए, और 10 रुपये उधार लेने के बाद हम ये कह रहे हैं, मान लो 10 रुपये उधार लिए और हम बोले कि तुम्हें हम कुछ पैसा देंगे। मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुना, हम अभी बस इतना ही बोले कि तुम्हें कुछ पैसा हम देंगे। कुछ पैसा देंगे का मतलब अगर 10 रुपये उधार लिए तो कुछ पैसा देंगे, मतलब अभी हम आपको कुछ पैसा देंगे, मतलब 5 रुपये देंगे। ये 10 रुपये में से 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, कुछ भी, कुछ पैसा देंगे। बट बाकी जो भी बचा हुआ रहेगा वो हम बाद में कभी ना कभी देंगे, कभी ना कभी देंगे ना।
अभी हम आपको कुछ पैसा देंगे, बट जो रेस्ट पार्ट है वो भी हम आपको कभी ना कभी देंगे। मतलब कंफ्यूजन में है, डेफिनेट नहीं है कि देंगे ही, कंफ्यूजन में है। मतलब हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। बट अगर हम स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से बोलेंगे कि तुम्हें सिर्फ कुछ पैसा ही देंगे, तुम्हें सिर्फ कुछ पैसा ही देंगे। देखिए इस बात को समझिए, तुम्हें सिर्फ कुछ पैसा ही देंगे, दैट मीन्स अगर हम तुम्हें अभी अगर 5 रुपए देंगे तो ये 5 रुपए ही लास्ट है, इसके बाद हम नहीं देंगे आपको, क्योंकि तुम्हें सिर्फ कुछ पैसा ही देंगे। मतलब बाकी का जो पार्ट है वो हम आपको देंगे ही नहीं, ये डेफिनेट हो जाता है। मतलब पूरा तो हम आपको नहीं देंगे, बात आया समझ में? पूरा पैसा तो हम आपको नहीं देंगे, मेरे इस बात से कंफर्म हो जाता है। अगर हम ऐसा कहते कि तुम्हें सिर्फ कुछ पैसा ही देंगे, दैट मीन्स पूरा पैसा तो हम आपको नहीं देंगे, ये कंफर्म है। क्लियर हुआ बात? बट जब हम सिर्फ ये कहते कि तुम्हें कुछ पैसा देंगे, सिर्फ वर्ड अगर हम नहीं जोड़ते तो इसका मतलब हो सकता है कि 5 रुपए अभी देंगे, बट बाकी का 5 रुपए हम आपको कभी ना कभी देंगे। मतलब दे भी सकते या तो नहीं भी दे सकते, डेफिनेट नहीं है। बट अगर हम ओनली लगा देते तो वो चीज़ डेफिनेट हो जाता है, हम आपको बाकी का पैसा कभी नहीं देंगे। मतलब पूरा पैसा हम आपको कभी नहीं देंगे, सिर्फ थोड़ा सा ही देंगे। यही कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज़ करना है। वो आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि ए का सिर्फ थोड़ा सा पार्ट बी होगा, ए का पूरा पार्ट बी नहीं होगा। ए का पूरा पार्ट टोटल ए बी नहीं होगा। मतलब अगर ओनली अ फ्यू ए इज बी दिया हुआ है तो आप कभी भी ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी ये आप नहीं कर सकते हो। मतलब पूरा ए बी तो नहीं होगा, ये बात कंफर्म है, ये नहीं होगा कभी भी। इससे ये कंफर्म हो जाता है। बस ये समझ लीजिए कि ऑल ए इज बी कभी नहीं हो सकता। सिर्फ इसे जस्टिफाई करने के लिए ए का थोड़ा सा पार्ट बी के लिए रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। मतलब इस बात से ये भी कंफर्म हो जाता है कि ए का थोड़ा सा पार्ट बी के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, ये डेफिनेट है। इससे क्या होता है कि पूरा ए को आप बी के अंदर नहीं ला सकते, या हम लोग पहले ही सीखे, अगर ए का थोड़ा सा पार्ट बी के लिए रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है तो पूरा ए कभी बी हो नहीं सकता, और ओनली अ फ्यू एज बी का मतलब भी वही होता है। वो बोलना चाहिए कि ए का थोड़ा सा पार्ट तो बी होगा, बट सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ही बी होगा, पूरा ए का पार्ट बी नहीं होगा। और पूरा ए का पार्ट बी नहीं होगा, दैट मीन्स ए का कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्ट बी के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। अगर ए का थोड़ा सा पार्ट भी बी के लिए रेस्ट्रिक्टेड होगा तो अगर आप चाहेंगे तो भी आप पूरा ए बी के अंदर नहीं ला सकते हो। आया बात समझ में? मतलब एक स्टेटमेंट पर दो मीनिंग। वो आपको ये कहना चाह रहे कि ए का थोड़ा सा पार्ट बी होगा, बट सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ही होगा, पूरा पार्ट नहीं होगा। और पूरा पार्ट नहीं होगा का मतलब है कि सम या नॉट बी आप कर, पूरा पार्ट नहीं होगा मतलब सम या नॉट बी को जस्टिफाई कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर दैट मीन्स ओनली अ फ्यू ए इज बी से सम ए इज बी ये भी जस्टिफाइड होता है, और सम ए या नॉट बी ये भी जस्टिफाइड होता है। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच एक ही समय पे दो रिलेशन एग्जिस्ट होगा, ए के साथ बी थोड़ा सा रिलेशन ये भी होगा, बस सिर्फ थोड़ा सा, मतलब ए का थोड़ा सा पार्ट बी नहीं होगा। आया बात समझ में? क्लियर हुआ? ओनली अ फ्यू ए इज बी का मतलब क्या बोले, पूरा क्लियर हो गया? आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ओनली फ्यू का मतलब है फ्यू ए इज बी, ए का थोड़ा सा पार्ट बी होगा, ए का थोड़ा सा पार्ट बी होगा, दैट मीन्स ए और बी के बीच सम का रिलेशन डेफिनेट होगा, ये कंफर्म है, सम ए इज बी कंफर्म है। बट जब वो बोलेंगे कि सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ही बी होगा, दैट मीन्स ऑल ए इज बी कभी हो ही नहीं सकता। और ये ऑल ए इज बी कभी हो नहीं सकता का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ए का थोड़ा सा पार्ट बी के लिए अगर आप रेस्ट्रिक्टेड कर दोगे तो ऑल ए इज बी कभी हो नहीं सकता। दैट मीन्स एक ही पिक्चर में, एक ही स्टेटमेंट से ये दो चीज़ वो कहना चाह रहे हैं कि ए का थोड़ा सा पार्ट बी होगा और ए का थोड़ा सा पार्ट बी नहीं भी होगा।
ये भी कंफर्म है। आया बात समझ में? अगर हम ये कहते कि आपको थोड़ा सा पैसा देंगे, दैट मीन्स बाकी का पैसा हम आपको दे भी सकते, नहीं भी दे सकते। बट अगर हम कहेंगे कि आपको सिर्फ थोड़ा सा पैसा ही देंगे, दैट मीन्स हम बाकी का पैसा हम आपको कभी देंगे ही नहीं, दैट मीन्स पूरा पैसा हम आपको नहीं लौटाएंगे। तो ये पूरा पार्ट ए का पूरा पार्ट बी के अंदर ये आप कभी कर ही नहीं सकते, ये कभी होगा ही नहीं। मतलब पूरा पैसा हम आपको कभी लौटाएंगे ही नहीं। आया बात समझ में? इसे जस्टिफाई करने के लिए क्या कर दिए, सम ए आर नॉट बी को भी जस्टिफाइड कर दिए। सो ओनली ऑफ यू ए इज बी अगर आपको स्टेटमेंट पर देगा तो आपका डेफिनेट डायग्राम होगा ये होगा आपका डेफिनेट डायग्राम। क्लियर टू एवरीवन? मतलब जिसमें सम ए इज बी भी डेफिनेट है और सम ए आर नॉट बी डेफिनेट है, सम ए आर नॉट बी। क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन नहीं? आया बात समझ में? अब सम ए आर नॉट बी के लिए जो भी डेफिनेट होगा वो तो आप कर ही लेंगे। क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं? सो ये था ओनली ऑफ यू ए इज बी का कंसेप्ट। आई थिंक पूरा क्लियर? बस ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब और भी कुछ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हम लोग को मार्केट में मिल जाता है, उसमें से एक ये है। इसमें जो भी हम एक्सप्लेनेशन दें उसे भी आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है ऑल ए आर नॉट बी। वर्बल मीनिंग जो है ना, इसमें दो मीनिंग क्रिएट होता है। अच्छे से एक्सप्लेनेशन को सुनिए। हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, स्टेटमेंट पर देगा तो क्या ड्रॉ करेंगे, कंक्लूजन पर देगा तो क्या मीनिंग लेंगे। एक्चुअली ऑल ए आर नॉट बी का जो मीनिंग होता है ना, वो एक नहीं दो मीनिंग बाहर आता है। ऑल ए आर नॉट बी मतलब पूरा ए बी तो नहीं होगा। तो पूरा ए अगर बी नहीं होगा तो जब हम लोग नो ए इज बी का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ए का कोई भी पार्ट बी नहीं होगा। दैट मीन्स ए का पूरा पार्ट बी के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, पूरा ए बी नहीं होगा। तो दैट मीन्स देखिए नो का जो डायग्राम है उससे तो ऑल ए आर नॉट बी जस्टिफाइड हो ही रहा है। प्रॉब्लम या कंफ्यूजन आप लोग को यहां पर नहीं होगा। आया बात समझ में? यहां पर कंफ्यूजन नहीं होगा। बट उसका जो वर्बल मीनिंग है अगर वो स्टेटमेंट पर देगा तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि एक्चुअली ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, बिल्कुल है। एक ही स्टेटमेंट का अगर दो जस्टिफाइड मीनिंग निकल के आ जाता है तो वो कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल होता है। बट यहां पर हम एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आपको स्टेटमेंट पर दिया हुआ है ऑल ए आर नॉट बी, तो आप लोग नो का डायग्राम ड्रॉ करके ही सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट पर दिया हुआ है तो नो ए इज बी का डायग्राम ड्रॉ करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि नो का जो मीनिंग होता है वो सबसे ज्यादा जस्टिफाइड होता है ऑल ए आर नॉट बी के लिए। क्लियर टू एवरीवन? तो यहां तक आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है। सीधी बात है कि ऑल ए आर नॉट बी अगर स्टेटमेंट पर दिया हुआ है तो आप नो ए इज बी को ड्रॉ करके करिए, और अगर वहां पर कोई भी अगर दूसरा एग्जाम्पल या एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो वो वहां पर एक्सप्लेनेशन वो गलत दे रहा है। हम बस ये चाहते हैं कि उसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। कंफ्यूज करना मेरा काम नहीं है, कंफ्यूजन को दूर करना। सो स्टेटमेंट पर अगर ऑल ए आर नॉट बी दिया हुआ है तो सीधी सी बात है उसे नो ए इज बी का डायग्राम ड्रॉ करके आप लोग क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देंगे, क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। क्लियर टू एवरीवन? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अगर ये कंक्लूजन पर दिया हुआ है, अगर ये स्टेटमेंट पर नहीं, अगर ये कंक्लूजन पर दिया हुआ है तो कंक्लूजन पर देने से क्या होता है ना कि दो ऑब्जेक्ट के बीच जितने भी स्टेटमेंट उसे जस्टिफाई कर सकते हैं, किसी एक का रहने से भी उसे आपको आंसर के रूप में मानना होगा। ये जो भी चीज़ बोले हम इसको एक बार एक एग्जांपल देके समझा देते हैं। जैसे ऑल या नॉट बी को अगर आपको कंक्लूजन में देता है तो क्या इसका आपको आंसर निकालना है, तो आंसर निकालते समय आपको ये देखना है कि ए और बी के बीच अगर नो का रिलेशन स्टेटमेंट पर दिया हुआ है तो भी ऑल ए आर नॉट बी जस्टिफाइड है, सही है। अगर स्टेटमेंट पर सम ए आर नॉट बी दिया हुआ है तो भी ऑल ए आर नॉट बी जस्टिफाइड होता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्यों सर, कैसे जस्टिफाइड हो जाता है? जस्टिफाइड कैसे होता है वो समझिए। अगर आप सम ए आर नॉट बी ड्रॉ करते हो तो ये रहा आपका सम ए आर नॉट बी का पिक्चर।
एक बात बताइए, क्या इस पिक्चर के द्वारा क्या ये जस्टिफाइड नहीं होता है कि पूरा ए बी तो नहीं होगा? नहीं तो एक काम करिए, अगर आपको सम ए आर नॉट बी दिया हुआ है तो आप यहां से मुझे ऑल ए इज बी या ऑल ए आर बी जो भी बोलिए, ऑल ए आर बी आप बनाकर दिखा दीजिए। अगर सम ए आर नॉट बी को अगर आप सही मान रहे हो तो ऑल ए आर बी आप बनाकर दिखा दीजिए। क्या बना पाएंगे आप? ऑल ए आर बी, दैट मीन्स ये चीज आप कर पाएंगे? अगर ये सही है तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ए का जो रेस्ट्रिक्टेड पार्ट है वो बी के अंदर आ जाएगा, और जो हम नहीं कर सकते। समझ में आया क्या बोले? सो ऑल ए आर बी हम कर नहीं सकते अगर स्टेटमेंट पर सम ए आर नॉट भी दिया हुआ है। तो ऑल ए आर बी अगर नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या है कि पूरा ए बी सही में नहीं है, पूरा ए बी कभी हो ही नहीं सकता। अगर ए का थोड़ा सा पार्ट बी के लिए रिस्ट्रिक्टेड है तो हम कभी पूरा ए को बी के अंदर ला ही नहीं सकते। पूरा ए कभी बी हो ही नहीं सकता। समझ में आया बात? तो वही तो आपसे पूछा गया है, ऑल ए आर नॉट बी, पूरा ए बी नहीं है, तो पूरा ए बी यहां पर भी तो नहीं है। समझ में आया? सो सम ए आर नॉट बी से भी जस्टिफाइड होता है और नो ए इज बी से तो जस्टिफाइड होता ही है। सो ऑल ए आर नॉट बी अगर कंक्लूजन में दिया हुआ है तो नो या तो सम नॉट, दोनों में से कोई भी अगर स्टेटमेंट पर दिया हुआ है तो वो ऑल ए आर नॉट बी को जस्टिफाइड कर देगा। क्लियर टू एवरीवन? रिवाइज कर ले जल्दी जल्दी। क्या बोले कि ऑल ए आर नॉट बी अगर आपको स्टेटमेंट पर दिया हुआ है तो सीधी सी बात है, नो ए इज बी का डायग्राम ड्रॉ करेंगे और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि नो ए इज बी का जो डायग्राम होता है वो ऑल ए आर नॉट बी को जस्टिफाइड करते हैं। क्लियर? मतलब जो वर्बल मीनिंग हम लोग के दिमाग से निकलता है उसी का डायग्राम है नो। तो स्टेटमेंट पर दिया हुआ है तो नो का डायग्राम ड्रॉ करिए और सॉल्व करिए। कहीं पर और कोई एक्सप्लेनेशन आपको देखने की आवश्यकता नहीं। बट अगर कंक्लूजन पे दिया हुआ है तो स्टेटमेंट पर नो ए इज बी दिया रहे या सम ए आर नॉट बी दिया रहे, मेरा बात ध्यान से सुनिए। कंक्लूजन पर अगर ऑल ए आर नॉट बी दिया हो दैट मीन्स क्या है, उसे आपका आंसर निकालना है। तो ऑल ए आर नॉट बी अगर कंक्लूजन में दिया हुआ है तो स्टेटमेंट पर नो ए इज बी दिया रहे या सम ए आर नॉट बी दिया रहे चलेगा, दोनों ही ऑल ए आर नॉट बी को जस्टिफाइड कर देगा। क्लियर टू एवरीवन? क्यों? क्योंकि सम ए आर नॉट बी का भी मतलब होता है कि पूरा ए बी नहीं हो सकता, क्योंकि ए का थोड़ा सा पार्ट अगर बी के लिए रिस्ट्रिक्टेड होगा तो पूरा ए बी हम नहीं कर सकते। ये बात सही है। समझ में आया बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? आई थिंक ओनली ऑफ यू और ऑल ए आर नॉट बी सबसे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होता है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। इस चैप्टर के लिए बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे क्वेरीज आते हैं। आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कंफ्यूजन आप लोग के अंदर नहीं रहेगा, ये आशा रखते हैं। ठीक? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे जाकर बस ये चीजें आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। कॉपी पे नोट डाउन करने के बाद हम इस वीडियो को यहां पर, इस सेशन को यहीं पर ही खत्म करेंगे। सेशन को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। एक एक पार्ट को समझिए। धीरे धीरे हम लोग चैप्टर के अंदर जा रहे हैं, धीरे धीरे हर एक चीज़ को हम लोग समझ जाएंगे। यहाँ पर जो लिखे हैं उसको आप लोग कॉपी पे एकदम नोट डाउन कर लीजिए। हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, कुछ स्पेशल स्टेटमेंट होते हैं जो कभी कभी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है, बट उसका मीनिंग भी वही है जो हम लोग बेसिक में सीखे थे। फ्यू, लिटिल, मच, मोर, मेनी, मोस्ट, एटलीस्ट, एटमोस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, कुछ भी लिखा रहे, एटलीस्ट ए इज बी, मैक्सिमम ए इज बी, और परसेंटेज के रूप में अगर दिया हुआ है, जैसे मान लो 0.1% से लेकर 99.9%, मान लो लिखा हुआ है कि 45% ऑफ ए इज बी, दैट मीन सम ए इज बी का डायग्राम होगा। क्लियर टू एवरीवन? तो ये जो ऊपर में लिखा हुआ है सबका मीनिंग होगा सम। समझिए ना? जैसे कि देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मोस्ट लिखा है ना, तो मोस्ट का मतलब सम क्यों आता है? एक एग्जांपल देखिए, अगर हम बोलेंगे कि एक क्लास में गए और हम बोले कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कॉम्पीटेंगे,
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द मतलब क्या है, सब नहीं है, लेकिन जितने हैं उसमें से ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा का मतलब सब नहीं होता है। और नीचे देखिए, नीचे देखिए ऑल का जो वर्ड लिखे, वन, एनी, ईच, एवरी और 100%। अगर 100% ऑफ एज भी लिखा हुआ है दैट मीन्स ऑल एज भी। अब देखिए ईच जो लिखा हुआ है, ईच का मतलब क्या है, हर एक। यहां पर अगर हम बोले कि हर एक को पीटेंगे दैट मीन्स जितने लोग वहां पर बैठे सबको वहां पर पीटेंगे हम, ईच एंड एवरी वन। समझ में आया बात? तो ये जो स्टेटमेंट का जो मीनिंग होता है वो कहीं ना कहीं हम लोग को अल्टीमेटली जो बेसिक स्टेटमेंट होता है वो बेसिक स्टेटमेंट से निकल के आता है। अगर 0% ऑफ एज भी दिया हुआ है तो नो एज भी लिखेंगे। क्लियर हुआ? तो यहां पर ये चीजें कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट भी हम लोग को देखने को मिलता है। आई थिंक यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहीं पर आज का सेशन जो वो खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख के बताओ कैसा आप लोग को लगा ये वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जब इनकरेज करते हो तो अच्छा भी लगता है। आपका एक एक सपोर्ट, आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक मुझे इंस्पिरेशन देते हैं। तो जो भी आपका फीडबैक, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, नेगेटिव होगा तो अच्छा करेंगे, पॉजिटिव होगा तो और अच्छा करेंगे। ठीक, क्या सोचे थे, कुछ और बोलेंगे? नहीं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भरोसा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी इस चैनल के बारे में बताइए ताकि उन लोगों को भी कुछ हेल्प मिल जाए। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और एक नए टॉपिक के साथ। मतलब इसके बाद हम लोग आंसर बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए एज यूजुअल। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।